मेरा साउंड क्लियर है ना रोशनी, प्रिया? है तो क्लियर है। यस सर। ओके ठीक है। अच्छा देखो तो स्क्रीन शो हो गया नहीं? हो गया सर। ओहो एक सेकंड में ना, तो जिनको ना लिंक शेयर करना भूल गया, वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या दिक्कत हो गया। दिमाग काम ही नहीं कर रहा है 2-3 दिन से, जानते हैं ना। अच्छा देखो, ये जो टॉपिक है ना आज का, ये टॉपिक से ना बहुत सारा एमसीक्यू सवाल बहुत पूछा जाता है। मतलब छोटा छोटा क्वेश्चंस है, नॉलेज बेस्ड है। मतलब क्या है, कब करना चाहिए, दिस काइंड्स ऑफ। मतलब अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करूं तो पॉइंट कुछ ऐसा है कि प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम एंड सेल्फ असेसमेंट। मतलब ये जो रिटर्न ऑफ इनकम, हम लोग इनकम टैक्स का सारा हेड देख चुके हैं, कहाँ कहाँ से इनकम होता है वो भी देख चुके हैं। फिर किस तरह से टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोगों ने देख चुके हैं। बस अभी क्या करना है कि इनकम कैलकुलेट करना है। इनकम कैलकुलेट करने के बाद हमें ये देखना होता है कि जो भी इनकम हमने किया, जो भी इनकम हम लोगों ने किया उसको क्या करना है, सरकार के घर में जमा करना है ना। तो सरकार के घर में टैक्स तो फाइल कर देंगे, सरकार के घर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के घर में टैक्स तो जमा करेंगे, बट उसके रिगार्डिंग हमें डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना होगा। हेलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं यस सर, सर। सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, रिटर्न फाइल करना, है ना। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए कि नहीं कर दिए, ऐसे बातें हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं आम जिंदगी में। तो पॉइंट ये है कि ये जो रिटर्न फाइल करने का जो मैटर है, दैट इज द प्रोविजंस फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पीछे क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, कौन सा सेक्शंस के तहत ये सब रिटर्न फाइलिंग होते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट है वहां पर जाके किस तरह से, ये एक्चुअली बहुत आसान है। आप बस जब रियल लाइफ में काम करोगे ना, बस 5-6 बार काम करोगे ना, तो आपको एक आदत सा पड़ जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है, कि एक पूरा का पूरा प्रोफार्मा होता है, ठीक है। उस प्रोफार्मा में जाके आपको सारा का सारा डिटेल्स भरना पड़ता है, और वो डिटेल्स में जो भी एज पर सेक्शंस कहा है उसके हिसाब से करना पड़ता है। तो ये रिटर्न फाइलिंग के जो भी प्रोविजंस है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर। तो वही मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप एक बार फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एरिया है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। प्रोविजंस फॉर रिटर्न ऑफ फाइलिंग मतलब बेसिकली वही बात है कि सारा का सारा कैलकुलेशंस देख चुके हैं। क्लबिंग ऑफ, मतलब पहले तो 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसके पहले रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका रेसिडेंट्स कौन है, नॉन रेसिडेंट्स कौन है, फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम, फिर हम लोगों ने डिडक्शंस भी देख लिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने कंप्यूटेशन विच डू नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम ये भी देख लिया। फिर 5 हेड ऑफ इनकम भी देख लिए। उसके बाद क्लबिंग्स देख लिया, ठीक है। सेट ऑफ भी कैलकुलेशंस किए। आज फिर से मैं एक बार सेट ऑफ के बारे में फिर से एक बार रिकॉल करा दूंगा। तो सारा का सारा काम तो हो जाता है, बस अब क्या करना है, लास्ट में जाके ना रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो वही रिटर्न फाइलिंग के क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने का जरूरत है, वही मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूं एक बार। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 समझ में आ रहा है ना कि क्या करने जा रहे हैं? हेलो प्रिया, रोशनी बता। हाँ सर। ओके, तो बस एक बार रिकॉल कर लो।
या दिमाग में भी रख लो। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 आपको ये सिखाते हैं कि एसएससी जो है रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली, मतलब ऐसा कौन कौन सा मतलब एसएससीज है। एसएससीज मतलब सर जो भी पर्सन्स होता है ना, जैसे जो 7 तरह का पास पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो इनकम टैक्स में पर्सन्स होते हैं ना सर, तो वो जो 7-8 तरह का पर्सन्स होते हैं, नॉर्मली 7 कुछ सम एक्सटेंट, जैसे कि कभी कभी हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन्स को अलग करके दिखाते हैं तो 8 बन जाते हैं। अदरवाइज लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन्स को एक साथ करते हैं तो 7 ही आता है। तो ये जो 7 पर्सन्स है, तो ये 7 पर्सन्स अपने हिसाब से रिटर्न फाइल करते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि किसके लिए कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना और किसके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो जो कंपलसरी है वो देख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसएससी इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न फाइल ऑफ इनकम कंपलसरिटी, दैट इज कंपनीज एंड फार्म्स। अगर आप कोई कंपनी चलाते हो, मतलब चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, अगर आप कोई कंपनी रन करते हो ना, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है सर, ठीक है। वेदर हैविंग प्रॉफिट और लॉस और नील इनकम, वेदर हैविंग प्रॉफिट और लॉस और नील इनकम, मतलब चाहे आपका कंपनी प्रॉफिट में रहे चाहे आपका कंपनी लॉस में रहे, आपको तो नील रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा अगर लॉस में रहेगा तो। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब आपको फाइल करके दिखाना ही पड़ेगा कि ये मेरा रिटर्न है और इस साल मेरा कोई भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो मैं रिटर्न तो कर रहा हूँ कि देखिए। तो रिटर्न करने के टाइम पे आपको क्या शो करना पड़ता है? रिटर्न करने के टाइम पे आपको ये दिखाना पड़ता है कि आपने ये सोर्स से इनकम किया और बदले में आपका ये आपका खर्चा हो गया। तो इनकम से खर्चा को हटा के अगर आपका प्रॉफिट नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर टैक्स किस बात का, बट यू हैव टू फाइल दी रिटर्न। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट? तो अगर आप फार्म हो या कंपनीज हो तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। Then second point, a person being a resident other than not ordinarily resident. A person being a resident other than not ordinarily resident having any asset including any financial interest in any entity, अगर किसी entity से किसी भी तरह का financial interest भी अगर वो लेते हैं, located outside India, अगर उनका वो फिनेंशियल इंटरेस्ट जो उनको मिलता है किसी एंटिटी से, अगर वो एंटिटी मतलब फिनेंशियल इंटरेस्ट मतलब समझते हैं ना, जैसे हम लोग किसी बैंक वगैरह में या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा रखते हैं मतलब बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर किसी रेसिडेंट का वो आर नॉर नहीं है, मतलब नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जो है, ठीक है, नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट जो है वो नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंट है, बीइंग ए रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, हैविंग एनी एसेट, उसका कोई एसेट है, एसेट के अंदर इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी, मतलब जो भी उसका एसेट्स है उस एसेट में से अगर कुछ भी पार्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट के तौर पे किसी बाहर वाला कंट्री का सिचुएटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, जैसे ये बोल रहे ना लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया whether or not having income chargeable to tax, मतलब चाहे उसमें उसका इनकम हो या मतलब चार्जेबल टू टैक्स हो या ना हो, अगर उसका किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट उसको आउटसाइड लोकेटेड आउटसाइड इंडिया वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको भी कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए? रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। क्लियर हुआ ना सर पॉइंट? क्लियर हुआ ना दोनों पॉइंट कि किसके किसके लिए फाइल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फिर हम लोग अगर थर्ड पॉइंट पे बात करें, इंडिविजुअल्स एचयूएफ एओपी बीओआई एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, तो इंडिविजुअल्स हो जाता है, एचयूएफ हो जाएगा, एओपी हो जाएगा, बीओआई हो जाएगा एंड आर्टिफिशियल juridical persons हो जाए whose total income before giving effect to the provisions of chapter 6A and section 54 54B 54B 54EC और 54F, ये सब आपका कैपिटल गेन्स का जो मतलब सेक्शन है, हम लोग इसको कैपिटल गेन में बहुत अच्छे से किए थे, एक्सीड्स द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, ठीक है। मतलब अगर सिंपल बात है कि अगर उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, अगर उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्रॉस नहीं करता तो कोई बात नहीं, बट अगर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब वही सिंपल बात है सर, 2.5 लाख का जो लिमिट है सर, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का मतलब क्या? अगर आप 60 साल से नीचे का हो तो आपका 2.5 लाख, अगर आप 60 साल के ऊपर से लेकर 80 तक का हो तो 3 लाख, और अगर आप 80 साल से ऊपर के हो तो 5 लाख का जो लिमिट आपके लिए रखा है, वो लिमिट अगर आप क्रॉस करते हो, और ये इनकम बिफोर गिविंग इफेक्ट मतलब सेक्शन 54 54B 54B 54EC 54F, ये जितना सारा सेक्शंस हम लोग नॉर्मली कैपिटल गेन्स में देखे हैं, ये सब चैप्टर्स एंड चैप्टर 6A का डिडक्शंस वगैरह देने के बाद
मतलब देने से पहले अगर आपका इनकम बिफोर बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस काइंड ऑफ, इसको देने से पहले मतलब देने से पहले अगर आपका इनकम बेसिक लिमिट क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इसको इफेक्ट देने से पहले अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस कर जाता है तो भी आपको मैंडेटरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक्सीड मतलब क्रॉस कर जाता है, जैसे कि वही 2.5 लाख का जो है ग्रेटर देन 2.5 लाख, ग्रेटर देन 3 लाख, ग्रेटर देन 5 लाख, वो भी एज के ऊपर डिपेंड करके, जैसे लेस देन 60, ये ग्रेटर देन 60 टू 80, और ये ग्रेटर देन 80। बोलो सर, पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है दादा। ओके, यस सर। ये सब चीजें आप लोग जानते हो, मैं बस आपको एक बार क्या कर रहा हूँ ना, बस एक बार कंबाइन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ओके, ए पर्सन, अच्छा, फोर्थ नंबर पॉइंट पे कहता है एनी पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कोई भी पर्सन जो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर जैसे करंट प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है आपका 1920 और असेसमेंट ईयर चल रहा है 2021। तो बोल रहे हैं कि सिंपल है कि एनी पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज डिपॉजिटेड मोर देन 1 crore इन वन और मोर करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट सर बैंक में मेंटेन होता है ना, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग करंट अकाउंट मेंटेन करके बैंक मतलब बैंक के थ्रू से बिजनेस करते हैं। सुविधा ये होता है कि करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, बट आप करंट अकाउंट से क्या कर सकते हो सर, एनी आइडिया? करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बट करंट अकाउंट का बेनिफिट क्या है? लिमिटेशन नहीं रहता पैसा डालने का और निकालने का। पैसा डालने का और निकालने का लिमिटेशंस नहीं रहता। तो सुविधा ये होता है कि आपको हाथ में कैश लेके घूमने का जरूरत नहीं है, आप बैंक को यूज कर सकते हो, उसका करंट अकाउंट को यूज कर सकते हो, तो उसके थ्रू से आप अपना बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट देता है बैंक, बदले में चार्जेस भी लेता है, बट हाँ आपको इसका जो हाथ में रख के इसका जो रिस्क उठाना होता है ना, वो रिस्क आपका हट जाता है। तो ये इसीलिए बोल रहा है कि अगर कोई पर्सन प्रीवियस ईयर में मोर देन 1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट्स बैंक में मेंटेन कर रहा है विद ए बैंकिंग कंपनी या फिर कोई कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, या फिर उसके साथ साथ हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री, मतलब ये एक अलग पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर कोई बंदा, अगर कोई एसएससी ए पर्सन हु ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर कोई पर्सन हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन 2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, आप किसी साल में अपने लिए या किसी और के लिए, अपने लिए या किसी और के लिए फॉरेन में टूर करने के लिए, किसी फॉरेन कंट्री में टूर करने के लिए अगर 2 लाख खर्चा करते हो या 2 लाख से ज्यादा खर्चा करते हो तो भी आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कहता है कि हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर फॉर मोर देन 1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पूरा साल भर का 1 लाख से ज्यादा खर्चा करते हो तो भी आपको रिटर्न फाइल मैंडेटरीली करना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हो ना कि इतना ये सब खर्चों को किस तरह से देखा जाता है कि आपका इनकम बहुत हाई फाई है तो आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हो, क्या करते हो भाई घर पे? हाँ, बिजनेस के लिए भी करते हो तो क्या करते हो, मतलब बहुत जोर का कुछ होगा इनकम, इसलिए सरकार मानते हैं कि भाई आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और भी फुलफिल सच अदर कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, या फिर और कोई कंडीशंस अगर वो प्रेस्क्राइब गवर्नमेंट करता है तो वो लागू हो जाता है। ठीक है सर, कि किसके किसके लिए रिटर्न फाइल मैंडेटरी है, ये पॉइंट क्लियर हुआ सर? एसएससी रिक्वायर्ड यस टू सर। फाइल रिटर्न कम, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स था, एक बार बस मैं आपको रिकॉल करा दिया। वेरी गुड सर। अच्छा, अब पॉइंट आता है सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को कैप्सूल शेयर करके रखा, वो कैप्सूल में सारा का सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप एक बार गो थ्रू फिर से कर लेना, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो चर्चा करना ही था। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम में अगर मैं बात करूँ तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग का अगर बात है तो फिर 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस द एसएससी इज ए कंपनी। अगर आप कोई कंपनी हो, अगर किसी कंपनी का रिटर्न फाइल करना चाहते हो या फिर आप किसी कंपनी में चार्टर्ड हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरीज हो तो आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों जानते हो ये डेट इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? बिकॉज आपको कंपनी का रिटर्न फाइल ना 30th सितंबर के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो सर अभी कोविड के कारण तो गवर्नमेंट एक्सटेंड दे रहे हैं बिकॉज लोगों का इनकम का प्रॉब्लम हुआ है, इनकम हुआ भी नहीं है बहुत सारे केसेस में, बहुत लोगों का इनकम प्रॉपरली जनरेट भी नहीं हुआ है, हाँ किसी किसी का बहुत जनरेट हुआ है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यूज, बट एक ओवरऑल फिनोमेना अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ
पूरा का पूरा इकोनॉमी में जिस तरह से लास्ट 10 मंथ्स फ्रॉम मार्च टू फिर से दिसंबर आ गया सर, लास्ट 10 महीने से, और सिर्फ इंडिया का बात नहीं सर, मतलब दिस थिंग हैपन द होल वर्ल्ड, पूरा का पूरा दुनिया भर में ये चीज़ फैला हुआ है। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक्सटेंड कर रहे हैं। और आई थिंक ये जो एक बैड टाइम या बैड फेज चल रहा है, जो इकोनॉमिकली एक बहुत ही खराब टाइम चल रहा है, या फिर और फिजिकली भी, मतलब माइंड सभी चीज़ एक चल रहा है, सभी का थोड़ा बहुत कम बेसी, ठीक है, उसमें जो अपना स्ट्रांगनेस रखता है वो तो स्ट्रांग है ही, बट फिर भी गवर्नमेंट भी इसीलिए एक्सटेंड दे रहे हैं सर, एक्सटेंड दे रहे हैं। इस बार भी एक्सटेंशन दिया है, दिसंबर 31 तक एक्सटेंड किया है बहुत सारा केसेस में अभी तक। तो 30th सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस द एसएससी इज ए कंपनी। अगर आप कंपनी हो तो आपको फाइल रिटर्न डेट, ड्यू डेट है आपका 30th सितंबर का। अगर आप कोई पर्सन हो कंपनी छोड़ के जिसका अकाउंट और रिकॉर्ड टू बी ऑडिटेड, जैसे अगर आपका अकाउंट कब ऑडिट करने का जरूरत होता है मैं आपको बता दूं, एज पर सेक्शन 44A(b), ठीक है, टैक्स ऑडिट, ठीक है, एक होता है टैक्स ऑडिट, एक होता है अकाउंट्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट का बात भी मैं समझा रहा हूं आपको। टैक्स ऑडिट अगर 44A(b) के तहत अगर आपका 100 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो और अगर कोई प्रोफेशन करते हो, तो 50 लाख का रिसिप्ट अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट अगर किसी ईयर में आपका होता है, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। और अकाउंट्स ऑडिट का मतलब सर जो भी आपका बिजनेस का डेटा है उसके बेसिस में अगर आप ऑडिट करवाते हो, ठीक है, ए पर्सन हुज अकाउंट्स आर रिकॉर्ड टू बी ऑडिटेड, ठीक है, वो एज पर अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आपका अकाउंट्स ऑडिटेड है तो फिर आपको भी 30 सितंबर, मतलब कंपनी के केस में 30 सितंबर समझ में आया। लेकिन कोई पर्सन्स है, कोई कंपनी नहीं है, कोई फार्म नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई पर्सन्स है अदर देन कंपनी जिसका अकाउंट ऑडिट होता है, मतलब ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट में सेल्फ, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वगैरह होता है, तभी उसका अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ता है। तो उनके केस में भी 30 सितंबर। वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फार्म हुज अकाउंट्स आर रिकॉर्ड टू बी ऑडिटेड, अगेन अगर कोई पार्टनरशिप फार्म का पार्टनर है और उसका भी अकाउंट्स ऑडिट करना पड़ता है चार्टर्ड से, तो फिर ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट है तो ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है। तो 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर ये सब 30 सितंबर का केस था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी अदर देन एसएससी हु वाज रिक्वायर्ड टू फंड हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E फॉर व्हॉम द ड्यू डेट इज 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो अगर नॉर्मल 30 सितंबर छोड़ के बाकी सबके केस में क्या है सर, 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब जैसे मानो कि अभी 1920 चल रहा है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। मैं आपको करेंट डेट के हिसाब से थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। तो 2021 का करेंट असेसमेंट ईयर है। तो ये जो प्रीवियस ईयर 1920 का ड्यू डेट कंपनी के लिए क्या था, असेसमेंट ईयर 2021 का 30 सितंबर। और कुछ पर्सन ऐसे भी थे जो कंपनी नहीं थे, उनके लिए भी 30 सितंबर, जिसका अकाउंट्स ऑडिट होता है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, उसका भी अकाउंट्स अगर ऑडिट होता है तो उसके लिए भी 30 सितंबर। इनके अलावा बाकी लोगों के लिए 31 जुलाई इन केस ऑफ एनी अदर एसएससी अदर देन एसएससी हु आर रिक्वायर्ड टू फाइंड हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E। 92E सेक्शंस में अगर किसी को कोई स्पेशल तरह का मतलब रिपोर्ट देना पड़ता है, ठीक है, तो उसको 31 जुलाई नहीं, उनके केस में ये 30 नवंबर हो जाते हैं। वो 92E में क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट फिलहाल इतना समझ लो कि ये 30 नवंबर तक उनको देना पड़ता है असेसमेंट ईयर पे। बोलो सर, डेट क्लियर है आपके लिए? 3 डेट इंपॉर्टेंट है, 30 सितंबर, 31 जुलाई एंड 30 नवंबर, जिसका 92E में रिपोर्ट जमा करना पड़ता है। बोलो सर, क्लियर है यहां तक का? हाँ ड्यू सर। डेट, ओके। अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया में आ रहे हैं, इंटरेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर भी देखेंगे, इस तरह का काफी आता है। 234A, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम टाइम पे जमा नहीं करते हो तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A इज पेबल वेयर एन एसएससी फर्निशेस द रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द ड्यू डेट और डज नॉट फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब या तो वो ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर वो रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहे हैं। या तो ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं या फिर वो रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहा है। तो ऐसा केसेस में उसको
इंटरेस्ट देना पड़ता है, एसएससी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड commencing from the date immediately following the due date and ending on the following dates। मतलब इसका जो चार्जेस है, द पे सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा कितना करके सर, 1% पर मंथ करके, और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट के फॉलोइंग जो मंथ होगा, सपोज आपका ड्यू डेट का मंथ क्या है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर का फॉलोइंग मंथ क्या है अक्टूबर, तो अक्टूबर से चालू होगा और एंड एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स, मतलब जिस डेट पे उसका मतलब वो पेमेंट जब तक नहीं करेगा तब तक चलते जाएगा। सर्कमस्टेंसेस क्या है, द रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है, द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स, मतलब एंड कब होगा, चालू तो हो जाएगा फॉलोइंग मतलब 30 सितंबर के बाद, जैसे कि अगर आपको पेमेंट करना था 30 सितंबर, मतलब अगर आप अक्टूबर का जो डेट है, एंडिंग ऑन द फॉलोइंग डेट्स मतलब द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न, मतलब 30 सितंबर के बाद जो भी नेक्स्ट मंथ आ रहा है, जितना दिन तक आपका मंथ मतलब पार्ट ऑफ द मंथ भी होगा ना, अगर आप अक्टूबर में कर रहे हो, ठीक है, अक्टूबर का अगर आप 31 में कर रहे हो तो आपका पूरा का पूरा एक महीने का देना पड़ेगा, अगर आप 15 डेज का कर रहे हो तो उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और वेयर नो रिटर्न इज फर्निश्ड, अगर आप रिटर्न फाइल ही नहीं करते, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जिस दिन असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कि स्टार्ट तो होगा ड्यू डेट से, ड्यू डेट से जिस जिस दिन पूरा का पूरा असेसमेंट कंप्लीट होगा, मतलब पूरा हिसाब किताब कंप्लीट हो जाएगा, तो असेसमेंट डेट तक का जितना बाकी रहेगा उसका पर मंथ का 1% सिंपल इंटरेस्ट करके उसको चुकता करना पड़ेगा। यही आपको 234A सिखाते हैं। बोलो सर, क्लियर है? मतलब अगर 30 सितंबर से चालू होगा वो जो मार्च कंप्लीट होगा, हाँ, 31 मार्च तक चलेगा, असेसमेंट कंप्लीट होगा ना 31 हाँ, मार्च तक, हाँ 31 मार्च तक चलेगा। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। However, where the SSE has paid taxes in full on or before the due date, interest under section 234A is not leviable। Obviously, अगर वो ड्यू डेट से पहले पूरा का पूरा टैक्सेस जमा कर देते हैं फुल, तो फिर उस पर क्यों चार्जेस लगेगा, ये कोई बात हुआ? 234A समझ में आया, तो 234F भी समझ लेते हैं। Where a person who is required to furnish a return of income under section 139 fails to do so within the prescribed time limit under section 139 subsection 1, he shall pay by way of fee a sum of rupees 5,000 if the return is furnished on or before 31st December of the assessment year। Fee for default in furnishing return of income, अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम प्रॉपर टाइम पे फाइल नहीं करते हो, और वो भी अगर आप 139 के हिसाब से जो भी टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, 139 एंड 139 सबसेक्शन 1 के तरफ से अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो आपको फी जमा करना पड़ेगा 5,000 का, इफ द रिटर्न इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर द 31st दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का मतलब जैसे भी 2021 चल रहा है, 2021 का 31 दिसंबर आने वाला है, तो 31 दिसंबर के अंदर आपको 5,000 का फी जमा करना पड़ेगा, अगर आप एज पर टाइम लिमिट नहीं करते हो तो। इन एनी अदर केस 10,000 हो सकता है नॉर्मली, मतलब 31 दिसंबर के अंदर करेगा तो 5,000, अगर वो दिसंबर क्रॉस करके चले जाते हैं ना, दिसंबर क्रॉस करके चले जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च करके चले जाते हैं, तो फिर 10,000 भी हो सकता है, तो ये भी आपको जमा करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन, यह भी ध्यान रखिएगा, हाउएवर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5,000 10,000 का केस तो समझ में आया आपको, बट आप एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर आपका इनकम 5 लाख एनुअल से कम है, मतलब 5 लाख क्रॉस नहीं करता, तो इन दैट केस द फीस पेबल शैल नॉट एक्सीड 1,000। हेलो सर, बताना प्लीज, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ बोलो। यहाँ पे 1% पर मंथ देते थे, वो काम नहीं करेगा, आपको 5,000 और 10,000 देना पड़ेगा। 1% तो इंटरेस्ट चार्ज किया था, ये फी है। अच्छा, ये फीस है, ये फीस है, फाइन तरह का, ठीक है, वो तो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा था कि आप देरी कर रहे हो तो इंटरेस्ट भरो, और ये फी चार्ज करेगा आपसे कि अगर आप, हाँ बोलो। इंटरेस्ट भी लेगा और फीस भी लेगा। इंटरेस्ट भी लेगा, फी भी लेगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी लेगा, फी भी लेगा। तो यहाँ पर बस यही एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, 5 लाख तक का है, तो फिर आपको 1,000 से ज्यादा नहीं देना पड़ेगा।
पर अगर आपका इनकम 5 लाख एनुअल से ज्यादा हो जाता है तो इन दैट केस अगर आप 31 दिसंबर के अंदर देते हो, ठीक है, ड्यू डेट क्रॉस करने के बाद, तो मैक्सिमम 5,000। पर अगर आप 31 दिसंबर क्रॉस करके इधर उधर चले जाते हो तो फिर वो 10,000 भी हो सकता है इन एनी अदर केसेस। डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। रोशनी, प्रिया, समझ में आया कि नहीं बताना? हाँ सर, क्लियर है। बस ये पॉइंट ध्यान रखना कि अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस नहीं करता, मतलब एक्चुअली ना ये गलत फहमी एक मार्केट में है सर, मतलब जो लोग इनकम टैक्स में काम करते हैं या फिर इनकम टैक्स जमा करते हैं ना, तो ये लोग कभी कभी कई बार ऐसे बोलते हैं, मतलब एक मार्केट में ना एक निकल जाते हैं इस तरह का, पता है अगर टाइम पे फाइल नहीं करेगा तो 5,000 का फाइन लगेगा, 10,000 का फाइन लगेगा। ये 5,000 10,000 का समझ कभी कभी ना थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। 5,000 10,000 का फाइन लग सकता है, बट 5,000 10,000 फाइन के साथ कनेक्टेड पॉइंट ये है कि वो फाइन उनको लगेगा जिसका इनकम 5 लाख क्रॉस करता है। ये भी आपको साथ में थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, 139 सबसेक्शन 3 में बात कर लेते हैं। 139 सबसेक्शन 3 जिसमें रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में बोला है। क्या बोला है सर? रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में बोला है। एन एसएससी कैन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हीज और इट्स लॉसेस। एन एसएससी कैन कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ हीज losses provided he has filed his return under section 139 subsection 3। मतलब कोई भी एसएससी अपना जो लॉस है उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर वो रिटर्न फाइल करे तो वो भी एज पर 139 सबसेक्शन 3 विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ठीक है, मतलब रिटर्न ऑफ लॉस के बारे में कहा गया है 139(3) में, और रिटर्न फाइल का ड्यू डेट कहा गया है 139 सबसेक्शन 1 में। तो 139 सबसेक्शन 1 के तहत अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करते हो तो रिटर्न फाइल प्रॉपरली करोगे तभी जाके आप, अगर आपका कोई लॉस है तो लॉस को आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आपका पूरा इनकम, मतलब जो भी लॉस है ना उसको आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसमें क्या होगा ना सुविधा, सपोज आपका 1920 में लॉस है, 1920 का जो लॉस है उसका लॉस आप 2021 में जाके एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो एडजस्ट है या फिर सेट ऑफ है, मतलब किसके साथ कुछ मतलब जैसे कैपिटल गेन के साथ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये जो सेट ऑफ होता है मैं आज बताऊंगा आपको सेट ऑफ के बारे में एक बार, ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हो ही जाएगा। तो ये जो सेट ऑफ वगैरह होता है ना, तो ये सेट ऑफ हो या कैरी फॉरवर्ड हो तभी पॉसिबल है अगर आप लॉस का रिटर्न भी फाइल करो। अदरवाइज सरकार को पता कैसे चलेगा कि भाई इसका लॉस हुआ है? ठीक है, इसलिए आप मतलब खुद से बोल के करोगे तो नहीं होगा, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग प्रूफ भी देना पड़ेगा, ऑडिटेड अकाउंट्स भी जमा करना पड़ेगा, ऑडिटेड अकाउंट्स भी जमा करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉस क्लेम कर सकते हो। एक्सेप्शंस क्या है? लॉस फ्रॉम, हाँ ये नहीं मिलेगा सर, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी and unabsorbed depreciations. Loss from house property and unabsorbed depreciations can be carried forward for set off even though return has not been filed before the due date. मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड डिप्रिसिएशन जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, मतलब जो हम लोग अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं, बाद में करेंगे, ये जो लॉसेस है अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन एंड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करने का मतलब प्रोविजंस रखा गया है, इवन आप रिटर्न फाइल ड्यू डेट में नहीं करते हो तब भी। बट इसके अलावा कोई और तरह का लॉसेस जो भी है उसका रिटर्न फाइल आपको करना ही पड़ेगा, उसका रिटर्न फाइल आपको करना ही पड़ेगा। समझ में आया सर? आया सर समझ में बात? यस सर। Belated return 139 subsection 4 another important part, ठीक है, these all points are very very important। Belated return, belated return क्या है? Return of income for any previous year which has not been furnished within the time allowed under section 139 subsection 1 may be furnished at any time before the, अगर आप टाइम ड्यू डेट पे नहीं करते हो तो 139 सबसेक्शन 1 के तहत अगर आप टाइम पे नहीं करते हो ड्यू डेट पे, तो आप क्या कर सकते हो ना, मे बी फर्निश एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। जैसे कि 2021 का जब एंड होगा, ये कब एंड होगा? 31 मार्च पे होगा ना, 31 मार्च के पहले कर सकते हो। अगर आप ड्यू डेट पे नहीं करते हो तो एटलीस्ट एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर पे कर लो, या फिर असेसमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाए, मतलब जब भी हिसाब किताब कंप्लीट हो जाए, और एसएससी ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर भी अगर उससे पहले कंप्लीट कर ले तो फिर उससे पहले भी कर सकते हो। तो ये एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, दोनों में से जो पहले होगा उसी पे आप कर सकते हो। अगर आप ड्यू डेट पे बाई चांस
नहीं कर पाते हो, व्हिच एवर इज अर्लियर, तो उसको क्या माना जाएगा, बिलेटेड रिटर्न। जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होते हैं ना, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है कि नहीं होता? हेलो सर। यस सर, 2 दिन बाद। हाँ वही बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जैसे होता है वैसी तरह का, कि या तो आप बर्थडे के दिन अगर विश नहीं कर पाते हो, तो वही तो ड्यू डेट था ना बर्थडे विश करने का, तो बर्थडे विश करने का ड्यू डेट पे अगर आप बर्थडे विश नहीं कर पाते हो, तो आपके पास प्रोविजंस ये है कि आप मतलब जिस दिन उसका जन्म तिथि खत्म होगा उससे पहले कर लो, मतलब कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, या फिर जिस पर्टिकुलर ईयर चल रहा है उस ईयर से पहले कर लो। ठीक है, तो काइंड ऑफ ठीक है भाई, इस साल तुझे मैं बर्थडे विश करना भूल गया था तो कर लेते हैं। या फिर वो जो जन्म तिथि चलता है ना, वो तिथि भी होता है सर, आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, जन्मदिन भी होता है और जन्म का तिथि भी होता है, तो अगर आप तिथि के अंदर कर लेते हो तो उसको असेसमेंट के साथ आप जोड़ सकते हो। So that's it. That is mainly B-related return. रोशनी बोझा गाचे? है दादा। 139 subsection 4. That is B-related birthday की तरह B-related return, जो गवर्नमेंट आपको देने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसको B-related माना जाएगा। एंड अनदर थिंग, और भी एक चीज देते हैं सर, रिवाइज रिटर्न। ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट एरिया है कि आप रिटर्न को रिवाइज भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो गया है। ठीक है, रिटर्न फाइल के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो ऐसा फीलिंग अगर आपका आएगा, तो इफ एनी omissions और एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इज डिस्कवर्ड इन रिटर्न फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 और बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4, मतलब नॉर्मल रिटर्न में भी बिलेटेड रिटर्न में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ओमिट हो गया है, कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया है, आप डिस्कवर कर लिए हो, तो आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकते हो, मे बी फर्निश्ड बाय द एसएससी एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। दस बिलेटेड रिटर्न कैन आल्सो बी रिवाइज्ड, इसलिए बिलेटेड रिटर्न को भी हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं, ये पॉइंट पे ध्यान रखना, बिलेटेड रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। मतलब वही बिलेटेड बर्थडे बोलने के टाइम पे आप बिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिए तो उसमें आपको गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, तो आप उसको फिर से बिलेटेड में भी आप चेंज कर सकते हो, भाई भाई मैं गलती से हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया, वो तो बर्थडे होगा। समझ में आया ना सर? प्रिया क्लियर हो रहा है? हाँ सर, क्लियर हो रहा है। ओके। 139 139 ए, ये परमानेंट अकाउंट नंबर के बारे में बोलते हैं। जैसे कि आप सबके पास पैन है, आई नो, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, ये परमानेंट अकाउंट नंबर बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही है। ठीक है, तो कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ट्रांजैक्शंस, in all returns to or correspondence with any income tax authority, in all challans or for payment of any sum due under the act, in all documents pertaining to such transaction entered into by him as may be prescribed by the CBDT, CBDT मतलब sir Central Board of Direct Taxes, in the interest of revenue, for example sale or purchase of a motor vehicle, payment of in cash of an amount exceeding 50,000। अगर आप कोई मोटर कार सेल कर रहे हो या फिर कोई कैश में किसी को कुछ दे रहे हो, अगर वो 50,000 क्रॉस करता है टू ए होटल अगेंस्ट अ बिल और बिल्स टू एनी एट एनी वन टाइम, मतलब किसी को भी, ये हम लोग भी जानते हैं कि 50,000 से ज़्यादा अगर कहीं पर भी आप कुछ अमाउंट जमा वगैरह करते हो तो उसमें पैन लग जाता है। ये तो जानते ही हो ना सर, बैंक में भी जमा करने के टाइम पे बैंक वाले भी लेते हैं ना कि हाँ पैन सर। सबमिट करना पड़ता है 49,000 से ज़्यादा होने से ही, होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ओके। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद द आधार नंबर, तो ये आधार भी आजकल आ गया है सर, तो यहां पर आप इंटरचेंज कर सकते हो आम आदमी की अधिकार आधार। एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट हिज पैन may furnish or intimate or quote his Aadhaar number. Who is required to furnish or intimate a quote his PAN may furnish or intimate a quote his Aadhaar number in lieu of PAN with effect from, ये आया है सर 1 सितंबर 2019 से। If he has not been allotted a PAN but possesses the Aadhaar number, अगर उसके पास PAN नहीं है तो वो आधार दे सकता है। Has been allotted a PAN and has intimated his Aadhaar number, PAN allowed हुआ है उसको बट वो आधार भी इंटीमेट कर सकते हैं। To prescribe authority in accordance with the requirement contained in section 139 subsection 139 AA subsection 2, तो आप पैन के बदले आधार दे के भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना सर?
पैन की जगह आधार देके भी रिटर्न फाइल हो सकता है। जहां पर आपको पैन अलाउड नहीं हुआ है तो आधार अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। आधार नंबर कोटिंग करने के बारे में सेक्शन 139 में क्या बोला गया है कि टू बी कोटेड बाय एवरी पर्सन ऑन और आफ्टर, टू बी कोटेड बाय एवरी पर्सन ऑन और आफ्टर। अच्छा एक सेकेंड, मुझे थोड़ा हॉस्पिटल से फोन आया, लेना पड़ेगा। हाँ 2 सेकेंड होल्ड करना प्लीज। ओके सर, ठीक है। देखो, हेलो, मेरा साउंड है ना क्लियर? यस सर। ओके, तो 139 जो है वो आपको आधार को कोट करने के बारे में क्या बताते हैं। टू बी कोटेड बाई एवरी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2017 के बाद से, ठीक है, इन द एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इन रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब पैन अलॉटमेंट के लिए भी आपको आधार कोड करना पड़ता है और रिटर्न ऑफ इनकम कोड करने के लिए भी आपको करना पड़ता है। इफ ए पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, द एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशंस, मतलब आधार एप्लीकेशंस के लिए जो एनरोलमेंट आईडी आपको मिला था, फॉर्म इश्यूड टू हिम एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल बी कोटेड। आधार नंबर नहीं है तो आधार एनरोलमेंट आईडी से भी काम चल सकता है। आधार नंबर टू बी इंटीमेटेड टू प्रेस्क्राइब अथॉरिटी ऑन और बिफोर द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आधार नंबर जैसे ही आपको मिल जाए, अब उसको इंटीमेट करना पड़ेगा प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को, मतलब ऑब्वियसली जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है, बिफोर द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये कोटिंग ऑफ आधार नंबर के बारे में 139 कहा गया है। सारा का सारा खेल सरकार के पास पैसा ठीक ठाक से आ जाए इसके लिए बनाया गया है सर, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स से ही चलना पड़ता है और ये टैक्स पब्लिक से डिपेंड करता है। ठीक है, हम लोग अपने कंट्री को यूज़ करते हैं और उसके बेसिस में सरकार टैक्स लॉ बनाते हैं। ठीक है, वही उनका इनकम का जरिया है। अच्छा, तो रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में तो आपने देख लिया। एंड सेल्फ असेसमेंट अनदर पॉइंट जो है, दैट इज ये चैप्टर का नाम ही है, रिटर्न ऑफ प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप खुद ही अपना इनकम को असेस कर सकते हो, आप खुद अपना इनकम को एसेस कर सकते हो और सेल्फ असेसमेंट भी आप जमा कर सकते हो। अगर कहीं पर भी कुछ गड़बड़ घोटाला लगे तो फिर असेसिंग ऑफिसर उसको चेक भी कर सकता है। वेयर एनी टैक्स इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 139 आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, द टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब टीडीएस या टीसीएस जो हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। एनी रिलीफ ऑफ टैक्स क्लेम्ड अंडर सेक्शन 89, अगर आपको सेक्शन 89 में कोई टैक्स में कोई रिलीफ मिला है। एनी टैक्स क्रेडिटेड क्लेम टू द सेट ऑफ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 जेडी, अगर कुछ भी क्रेडिट आपको मिला है एज पर 115 जेडी, ये सारा का सारा चीज आप आराम से दिमाग में रख सकते हो और सेल्फ असेस कर सकते हो। द एसएससी शैल बी लायबल टू पे such tax together with interest under any provision of this act for any delay in furnishing the return or any default or delay in payment of advance tax before furnishing the return, where the amount paid by the SSC under section 140A subsection 1 fall short। अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब अगर ऐसे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो भी उसने रिटर्न फाइल किया, the shortage of aggregate of the tax, interest and fee as aforesaid, the amounts of paid shall first be adjusted towards the fee payable and thereafter towards interest। पहले फी के साथ एडजस्ट किया जाएगा जितना उसका फॉल शॉर्ट होगा, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड द बैलेंस शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द टैक्स पेबल। कुछ समझ में आया? आप सेल्फ असेस करके टैक्स जमा कर सकते हो। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ आपके टोटल एग्रीगेट ऑफ टैक्स में तो इंटरेस्ट एंड फी भी चार्ज होगा।
ठीक है, जो आपका रिटर्न फाइलिंग के साथ अगर मतलब ये जानबूझ के मान लिया जाएगा कि आप जानबूझ के कम एसेस कर रहे हो, तो अगर ऐसा होगा तो फिर अगर आप ड्यू डेट से पहले अगर नहीं करते हो प्रॉपर असेसमेंट, तो फिर इंटरेस्ट एंड फी भी चार्ज होगा, लेकिन पहले फी के साथ एडजस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद बाकी अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जाएगा एंड उसके बाद बैलेंस अमाउंट टैक्स पेबल के हिसाब से जमा पड़ेगा। बोलो सर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। ओके, ये नोट्स में शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। तो इसके पीछे जो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है सर? हाँ सर मार्जिनल रिलीफ? मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैंने बताया नहीं कभी पहले? नहीं सर, मैंने एक सम सॉल्व कर रही थी तो उसमें आया था, तो ऐसे सर वो सरचार्ज -70% ऑफ टोटल अमाउंट लेके क्या किया था, बट सर आपने नहीं बताया शायद। नहीं बताया। जब सरचार्ज होता है तो हाँ सरचार्ज जब होता है ना, क्या होता है शिवम बता, मार्जिनल रिलीफ कब मिलता है? जब आपका इनकम 5 लाख के करीब होता 50 लाख। 50 लाख क्रॉस कर। जब 50 लाख क्रॉस कर जाता है तो उस केस सर। में सरचार्ज जब भी यूज होता है ना, तो हाँ सरचार्ज यूज होने के टाइम पे ही आपका मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसके ऊपर मैंने कुछ सम्स कराया था एकदम स्टार्टिंग में। अच्छा ठीक है, मैं वो वीडियोस में एक बार अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपको शेयर कर लूंगा, और नहीं तो मैं अलग से बता ही दूंगा कि मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बस इतना समझ लो अभी फिलहाल। मैं आपको मतलब अभी मैं टॉपिक से डेविएट नहीं होना चाहता कि मार्जिनल रिलीफ आपको तब देना पड़ता है कि जब आपका इनकम सरचार्ज में चले जाते हैं, तभी आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है। ये सरचार्ज अमाउंट मतलब क्या सर? एक्स्ट्रा टैक्स। किसी का इनकम 50 लाख क्रॉस कर रहा है, किसी का इनकम 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, किसी का इनकम 2.5 करोड़ क्रॉस कर रहा है, अप टू 5 करोड़ तक जा रहा है, तो मैक्सिमम टैक्स का अमाउंट भी 37 पॉइंट समथिंग परसेंटेज भी है। तो ऐसा 37 केसेस में, हाँ सर 5 करोड़ पार होने पे 37% सरचार्ज है। जी, तो एग्जैक्टली तो ऐसे केसेस में ना तो ये मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ ऐसा एक सम्स, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, तो ये जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया ना, ये सारा का सारा क्या था कि प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एंड उसके साथ साथ मैंने आपको जो भी इम्पोर्टेंट डेट वगैरह था, जो भी इम्पोर्टेंट इंटरेस्ट, जो भी कंसेप्ट था, ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आप एक बार ज़रूर घर में गो थ्रू कीजिएगा, समझ में आ जाएगा सर, मुझे नहीं लगता दिक्कतें होगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ से एक बार आपको दिखाऊं तो शायद आपको थोड़ा अच्छा लग सकता है। ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस कैसा होता है। क्वेश्चन एक बार मेरे साथ साथ रीड करो। कहते हैं कि परस, इसका एज है 55 साल का, 55 ईयर्स, इज ए रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 वाज क्रेडिटेड टू हिज नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में इतना इंटरेस्ट उसका क्रेडिटेड हुआ विद एसबीआई। 30,000 being interest on fixed deposit, 30,000 being interest on FD with SBI। 30,000 का इंटरेस्ट FD का मिला with SBI was credited to his savings bank account during his period. He also earned 3,000 as interest on his savings account. Is Paras required to file return of income? क्या परस को रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना चाहिए? And what will be your answer if he has incurred rupees 3 lakh as travel expenditure of self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? समझ में आ रहा है सर क्वेश्चंस? एक चीज तो पक्का पता चल रहा है सर, रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ेगा, है ना? सर वो 2 लाख ही हो जाता है ना। रिटर्न फाइल तो करना ही पड़ेगा। तो सॉल्यूशंस कैसा होगा आपको इसका तो देख लो, और कैसे आपको इसका जवाब भी देना है। An individual is required to furnish a return of income under section 139 subsection 1 if his total income before giving effect to the deductions under chapter 6A or exemption under section 54, 54B, D and 54EC or 54F जो capital gain वाला sections है exceeds the maximum amount not chargeable to tax, that is 2.5 लाख for assessment year 2021। मतलब maximum जो chargeable amount है उसको क्रॉस करेगा तो फिर आपको तो रिटर्न फाइल ऐसे ही करना पड़ता है।
ठीक है, और साथ में बाकी चीजें भी आ जाता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह है ये सब तो अदर सोर्स इनकम में आ ही जाता है। तो अदर सोर्स में अगर देखें तो क्या क्या है उसका, सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न किया उसने 2,88,000 का, देखो तो उतना ही था ना, तो 2,88,000 का ही था क्या? हाँ, 2,88,000 का उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। जो ये जो इंटरेस्ट है exempt under section 10 subsection 4 clause 2 assuming that Mr. Paras has been permitted by RBI to maintain his aforesaid account। मतलब ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 क्लॉज 2 में ये एक्सटर्नल अकाउंट जो है उसका, जो फॉरेन अकाउंट है वो अकाउंट उसका 2,88,000 का वो आरबीआई के परमिशन लेके किया गया है, ये मान लिया जा रहा है। बट तो इसलिए इसको टैक्सेबल मतलब टोटल इनकम पे काउंट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन एफडी विद एसबीआई 30,000 ये आपका टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट 3,000 ये भी आपका टोटल इनकम पे ऐड हो जाएगा। और ग्रॉस टोटल इनकम आपका हो जाता है 33,000 का। एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए जो है वो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट का आपका 3,000 का है। तो 80 टीटीए के तहत ये डिडक्शंस वाला चैप्टर्स में ही आपको ये सारा का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। 80 टीटीए उसमें इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट है आपका 3,000 का। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना है सर? 3,000 का। वो आप लेस कर सकते हो जीटीआई से, चैप्टर 6A के अंदर आता है, चैप्टर 6A 80 टीटीए। सर आप लोग रीड करके रखे हो कि नहीं करके रखे हो डिडक्शंस वाला चैप्टर? मैं आप लोग के साथ शेयर करके रखा सर। हाँ शिवम, प्रिया? 10,000 का मिलता है तो सेविंग्स बैंक पे 10,000 का आपको इंटरेस्ट पे डिडक्ट मिलता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर उसको कितना मिला है? 3,000 तो डिडक्ट हो जाएगा, उसको 3,000 डिडक्शन मिल मिला है तो जाएगा। 3,000 डिडक्शन, 10,000 तक छूट है तो 10,000 में से 3,000 तक उसको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है हाँ ना? 80 टीटीए में 10,000 तक है। एक बार प्लीज डिडक्शंस वाला चैप्टर को ना प्लीज एक बार गो थ्रू करना, तो आपको ना ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ये समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका टोटल इनकम हो जाएगा 30,000 का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट रह गया आप समझ में आया ना? तो टोटल इनकम आपका 30,000। तो सिंस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर परस असेसमेंट ईयर 2021 बिफोर गिविंग इफेक्ट इंटर अलिया, मतलब उसके हिसाब से बेस करके to the deduction under chapter 6A is less than the basic exemption, that is 2,50,000, he is not required to file return of income। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मतलब उसका टोटल बेसिक एग्जामिशन लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है। देखो प्रिया, आपको लग रहा था कि वो फॉरेन गया है सब कुछ ठीक है, बट सवाल ये उठ रहा है कि उसका जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट ही तो क्रॉस नहीं किया। अगर वो उसका बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो 2.5 लाख का है वही क्रॉस नहीं करता है तो फिर वो किस बात का पेमेंट करेगा? तो दैट्स वाई उसका जो 30,000 उसको रिटर्न फाइल करने का जरूरत यहाँ पर कोई नहीं है, बिकॉज उसका बेसिक 2,50,000 तक ही नहीं पहुंच रहा है। तभी तो मैंने आपको सम्स कराते वक्त बोला, देखो सर लग रहा था कि रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, बट देखो सर जब सॉल्व किए, बिकॉज ये अमाउंट जो है बेसिक लिमिट को ही क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर बाकी चीज अगर साथ में होगा भी ना तो भी कोई मतलब नहीं रखता। तो इन दी अबव सॉल्यूशंस इंटरेस्ट का जो 2,88,000 का खेल है, इसके लिए जो नोट है ये एक बार पढ़ लो। 2,88,000 का जो खेल है वो एक बार देख लो कि क्यों 2,88,000 को हम लोग नहीं, मतलब उसको क्यों नहीं लिया गया। इन द अबव सॉल्यूशंस इंटरेस्ट ऑफ 2,88,000 अर्न्ड फ्रॉम द नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट हैज बीन टेकन ऑन एग्जाम्प्ट ऑन द अजम्पशन दैट मिस्टर परस इज ए रेसिडेंट। मतलब वो याद है ना, आर नॉर को मिलता है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को मिलता है, मतलब उस तरह का देना पड़ता है। मतलब यहाँ पर माना गया कि परस एक रेसिडेंट है, हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू मेंटेन द अफोरसेड अकाउंट। However, in case he has not been so permitted, the said interest would be taxable. In such a case, his total income before giving effect inter alia to the deductions under Chapter 6A would be 3,20,000, because 30,000 to 88,000 plus 3,000, which is higher than the basic exemption limit, that is 2,50,000. Consequently, he would be required to file return of income assessment year 2021. कुछ समझ में आया? And if he has incurred the expenditure of 3 lakh on foreign travel, जो सवाल आपके मन में चल रहा है सारा का सारा देख लो। If he has incurred expenditure on the foreign travel of 3 lakh of self and spouse, he has to mandatorily file his return of income on or before the due date under section 139 subsection 1। तो नॉर्मली अगर बेसिक लिमिट, 3 तरह का आंसर यहाँ पर दिया गया। अगर बेसिक लिमिट को देखा जाए तो फिर उसको रिटर्न फाइल करने का जरूरत नहीं है। अगर 2,88,000 को आरबीआई परमिट नहीं करता है, ठीक है, 2,88,000 का जो परमिशन वो आरबीआई से लेके रखा था एज पर आवर प्रीवियस एजम्पशंस, अगर वो नहीं लेके रखा है तो फिर 2,88,000 ऐड हो जाएगा, तो फिर उसका बेसिक लिमिट क्रॉस कर जाता है और उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और
थर्ड नंबर पे देखते हैं कि अगर क्योंकि उन्होंने फॉरेन ट्रेवल पे 3 लाख का खर्चा किया तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 139(1) के हिसाब से, सबसेक्शन 1 के हिसाब से उसको रिटर्न फाइल करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 3 तरह का जवाब आ सकता है क्वेश्चंस पे, डिपेंड करता है क्वेश्चंस क्या कहता है। मतलब एज्यूम बोल के दे देगा क्वेश्चंस पे, डोंट वरी। समझ में आया सर? हाँ सर। यस सर। ओके। ये क्वेश्चंस है। Explain with brief reason whether the return of income can be revised under section 139 subsection 5 of the Income Tax Act in the following cases: belated return file under section 139 subsection 4, return already revised once under 139 subsection 5, and return of loss filed under section 139 subsection 3। क्या आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हो इन तीनों केसेस में? तो चलो देख लेते हैं। एनी पर्सन्स, तो पहले प्रोविजंस, एनी पर्सन्स हु हैज फर्निश्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 subsection 1 or 139 subsection 4 can file a revised return at any time before the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment whichever is earlier। ये तो हम लोग 2 मिनट पहले ही पढ़े हैं। If he discovers any omissions or any wrong statement in the return file earlier, accordingly अगर उसको कुछ भी ऐसा लगता है तो वो again रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये belated return under section 139(4) can be revised, ये तो आपको पहले ही आपने पढ़ा था। And second point, a return revised earlier can be revised again at the first revised return, replace the original return। जैसे रिवाइज होगा वो पुराना रिटर्न जो था ना वो रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल रिटर्न को। Therefore, if the assessee discovers any omissions or wrong statement in such a revised return, अगर रिवाइज रिटर्न में भी कुछ गलत होते हैं, he can furnish a second revised return within the prescribed time, that is with the end of the relevant assessment year on or before the completion of the assessment whichever is earlier। मतलब अगर रिवाइज रिटर्न में भी गलती निकले तो भी उसको फिर से रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन सर टाइम से पहले, मतलब वही कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट एंड रेलेवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने से पहले। And return of loss filed under section 139 subsection 3 is deemed to be return filed under section 139 subsection 1 and therefore can be revised under section 139 subsection 5। लॉस रिटर्न को भी आप रिवाइज कर सकते हो एज पर 139 सबसेक्शन 5। तो ये तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपको मिला। समझ में आया सर? ये जो 2 क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व किए ये दोनों इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया कि ये दोनों इस तरह का सवाल करते हैं सर, तो ये आपको एक अच्छा एक नॉलेज हो गया सर। ओके। बस बाकी चीज़ तो हो ही गया रिटर्न फाइल में, और मुझे कुछ बताना नहीं है आपको, ठीक है? ठीक है सर, रिटर्न फाइल में ऐसा और कुछ नहीं है। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा तो आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कर लेना, अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के बारे में मैं बात कर रहा था ना, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं। ऐसे तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको क्लास में, बट फिर भी एक बार ये रिटर्न का सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जो है ना, ये कंप्लीशन ऑफ सम्स के अंदर किस तरह से इसका यूज होता है ये मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लेना चाहता हूँ। देख लो एक बार आप। सर रिटर्न फाइलिंग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर क्लियर है। ओके। अच्छा, ये जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड है ना, इसको ना सेक्शन 70 एंड सेक्शन 71 में कहा गया है। कैप्सूल से रोज देखते हो ना आप लोग, कैप्सूल रोज प्लीज रीड करके सोना है। मैं दो कैप्सूल आपको शेयर किया, ठीक है? एक तो रिटर्न फाइल का और टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स का, और एक मैंने आपको बाकी हेड्स ऑफ इनकम एंड बाकी पार्ट का मैंने दिया। प्लीज रोज आप कैप्सूल लेके सोना है टैक्स का, ताकि टैक्स का प्रोविजंस आपको याद रहे और क्वेश्चंस जो भी आपने किया उसको सॉल्व करते रहना, ठीक है? और स्टडी मैट को फॉलो करना इंस्टीट्यूट का, वहाँ पर जो भी सवालें हैं करते रहना। आई डोंट थिंक कि दिक्कतें होगा। जैसे कि आपने मार्जिनल रिलीफ का बोला प्रिया, मैं आपको एक मार्जिनल रिलीफ जरूर बता दूंगा। हाँ सर। सॉल्व करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे तो हम लोग डिटेल्स में प्रोविजंस पढ़ते हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। टैक्स इज ऑल अबाउट नॉट सम्स, टैक्स इज नॉट ऑल अबाउट सम्स, टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस। सम्स तो बाद में बन नहीं जाएगा अगर प्रोविजंस किसी को पता है तो। बहुत लोग ना गलत फहमी में आ जाते हैं कि टैक्स में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करने से क्लैरिटी आता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं प्रोविजंस क्लियर रहने से।
तो इंटर सोर्स सेक्शन 70 एंड 71, देखो लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में हम लोग इसका पूरा देख लेते हैं कि इंटर सोर्स एंड इंटर हेड सेट ऑफ लॉसेस, सेक्शन 70 एंड सेक्शन 71 ये दोनों क्या कहते हैं सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ये देखो सर, ये इंटर सोर्स एंड इंटर हेड सेट ऑफ इंटर सोर्स एंड इंटर हेड, मैं आपको बताता हूँ कि इंटर सोर्स एंड इंटर हेड क्या होता है। सेक्शन 70 पहले देखते हैं, 2 मिनट टाइम दो मुझे, मैं आपको समझाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको। इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम, मतलब क्या इंटर सोर्स मतलब क्या है कि इंटर एंड इंट्रा, ठीक है, जैसे इंटर एंड इंट्रा, इंटर मतलब क्या सर, दो अलग अलग हेड है उसके अंदर किस तरह से एडजस्ट करेगा, और इंट्रा मतलब सेम हेड, जैसे कि 5 हेड ऑफ इनकम है ना, जैसे कैपिटल गेन के अंदर ही मतलब एडजस्ट करेगा, तो जैसे शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म एडजस्ट करेगा, तो ये इंट्रा हेड हो गया, ठीक है। या फिर जैसे जब इंटर हेड हो गया मतलब बिजनेस के साथ कैपिटल गेन जाएगा कि नहीं जाएगा, सैलरी के साथ बिजनेस का क्या बातें होगा, तो वो इंटर हो गया, ठीक है। तो एनी लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ one source shall be set off against income from any other source under the same head of income. For example, loss from textile business can be set off against profit from printing business. ये क्या बात चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये आपका इंट्रा सोर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स लग रहा है, इंटर सोर्स और ये इंटर हेड, एक सेकेंड। जैसे ये जो बिजनेस का सोर्स है ना, जैसे लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस, सपोज मानो कि आपका एक टेक्सटाइल का बिजनेस है, तो टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस, तो दोनों बीपी हेड का है, दोनों बीपी हेड का है ना, तो बीपी हेड के अंदर आप दोनों बीपी सोर्स से हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन सोर्स से हैं, तो उसी के अंदर आप दोनों हेड को अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसीलिए बोल रहे हैं लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस, ओके। लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ये सब इंट्रा हेड एडजस्टमेंट चल रहा है, सेम हेड के अंदर सेम हेड है, सेम हेड ऑफ इनकम है, अंडर दी सेम हेड ऑफ इनकम है, बट सोर्स अलग है। इसको क्यों इंटर सोर्स कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। हेड सेम है, 5 हेड्स ऑफ इनकम तो पता ही है ना सर आप लोगों को, एक इनकम अंडर दी हेड सैलरी, इनकम अंडर दी हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर दी हेड कैपिटल गेन, इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स, तो वो हो गया हेड। और सोर्स मतलब जैसे कि टेक्सटाइल बिजनेस का सोर्स अलग होगा, प्रिंटिंग बिजनेस का सोर्स अलग होगा, हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स अलग तो दूसरा हाउस प्रॉपर्टी का सोर्स अलग, तो इसलिए बोलते हैं कि सोर्स अलग हो सकते हैं बट हेड सेम है, तो वो कैसे एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग बिजनेस, लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी, हेड सेम है बट सोर्स अलग है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सोर्स अलग है, शॉर्ट टर्म सोर्स अलग है, लॉन्ग टर्म सोर्स अलग है ना। तो शॉर्ट टर्म का लॉस शॉर्ट टर्म गेन के साथ तो एडजस्ट होगा ही है, मतलब छोटा भाई है ये, शॉर्ट मतलब छोटा, लॉन्ग मतलब बड़ा, छोटा भाई के साथ तो एडजस्ट करेगा ही, छोटा भाई बड़ा भाई के साथ भी एडजस्ट करेगा, बट एक चीज ध्यान रखना, बड़ा भाई छोटा भाई के साथ एडजस्ट नहीं करता, ठीक है, मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को एडजस्ट नहीं कर पाते, बट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को ले लेता है। इसके ऊपर हम लोगों ने बेसिक क्लास के, अगर आपको पास क्वेश्चंस है, आई थिंक होना चाहिए सर, उसमें मैंने इसको सॉल्व कराया था, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, आप कॉपी चेक करना, मिल जाएगा, एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्लासेस कराने के टाइम पे ही मैंने कराया था। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्लियर हुआ सर ये पॉइंट। ये सब क्या है सर, सोर्स अलग है, इंटर सोर्स है, बट सब सेम हेड का है। बताना सर क्लियर हो रहा है की बात नहीं। अच्छा, तो ये हो गया इंटर सोर्स सेट ऑफ लॉसेस अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। बट अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इंटर हेड एडजस्टमेंट, मतलब ये हेड अलग अलग है, अलग हेड को कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस पर बात करेंगे। इसका एक्सेप्शंस भी हैं, तो मैंने आपको साथ इतना देर से सेक्शन 70 में बात कर रहा था, तो सेक्शन 70 का एक्सेप्शंस भी एक बार देख लेता हूं मैं। सेक्शन 70 का एक्सेप्शंस, जैसे लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशंस बिजनेस, देखो सर सोर्स अलग है, हेड सेम होगा फिर भी एडजस्ट नहीं करेगा।
लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अनदर स्पेकुलेशन बिजनेस। मतलब स्पेकुलेशन सोर्स, अगर स्पेकुलेशन मतलब जुआ वाला सोर्स है, जुआ का लॉसेस सिर्फ जुआ के साथ ही एडजस्ट करेगा। बिजनेस चाहे आपका कुछ और हो, जुआ को मेन मतलब नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ कभी एडजस्ट नहीं किया जाता। समझ में आया कि नहीं आया प्रिया, बताना। हाँ सर। अगर आप स्पेकुलेशंस बिजनेस कर रहे हो तो स्पेकुलेशंस का लॉस स्पेकुलेशंस प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। स्पेकुलेशंस लॉसेस कभी भी स्पेकुलेशंस मतलब नॉन स्पेकुलेशंस के साथ एडजस्ट नहीं करेगा। एक्सेप्शन है, ये सब सेक्शन 70 का एक्सेप्शन है, प्लीज याद रखना। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 एडी बिजनेस में किए थे सर, कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। मतलब अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस बोल के रखा है 35 एडी, प्लीज एक बार गो थ्रू करना उस पर कि 35 एडी के साथ 35 एडी के तहत स्पेसिफाइड बिजनेस ही एडजस्ट करेगा, कोई नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस एडजस्ट नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाता। मैं आपको बोला ना, बड़ा भाई को छोटा भाई एडजस्ट नहीं करता, बट छोटा भाई को बड़ा भाई एडजस्ट करता है। हम लोग इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि बड़ा भाई छोटा भाई को एडजस्ट कर ही लेता है ना, जैसे भारत पाकिस्तान को एडजस्ट कर ही लेता है। क्या पाकिस्तान भारत को एडजस्ट करेगा? सर भाई कहाँ से आ गया? हाँ सर भाई तो है, भारत का ही तो पार्ट था वो हमेशा से, ठीक है। तो इसलिए पाकिस्तान का हर गलती माफ कर देते इंडिया, कर देते कि नहीं कर देते? अगर इतना देर होता तो इसको तो अभी दो चार चौड़ थप्पड़ मार के उसको ठीक कर दिया होता, बट उसका सब गलती माफ कर देते हैं मैक्सिमम केसेस में, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बड़ा भाई छोटा भाई को माफ कर देता है पाकिस्तान, बस ये बात कब समझे पता नहीं, एक दिन उसको बहुत जोर का थप्पड़ लगाना पड़ेगा तब समझ जाएगा वो। आप समझ गए ना सर? तो लॉन्ग टर्म कैन बी एडजस्टेड ओनली विद लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता। सर आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को भाई भाई बोल दिए, आपको तो मतलब मार पड़ेगा। सर मैं इसलिए भाई बोला क्योंकि वो एक ही भारत का अंश है, इसीलिए भाई हुआ, और कोई मतलब नहीं है। ओके सर, पॉइंट नंबर 4, सेक्शन 70 का अनदर एक्सेप्शंस, लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। हॉर्स रेस का सर सेट ऑफ आप सिर्फ हॉर्स रेस का हिस्से ही एडजस्ट कर सकते हो। रेस हॉर्स एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्स के साथ जो भी इनकम या लॉसेस है, उसका लॉस सिर्फ आप रॉस हॉर्स मतलब हॉर्स रेस का जो इनकम है वही से एडजस्ट कर सकते हो, कहीं और हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पर है, तो प्लीज इसको याद रखना, ठीक है। एक है आपका स्पेकुलेशंस नॉन स्पेकुलेशंस का एडजस्टमेंट, एक रहा 35 एडी में स्पेसिफाइड बिजनेस का एडजस्टमेंट, लॉन्ग टर्म के साथ लॉन्ग टर्म जाएगा, किसी शॉर्ट टर्म के साथ एडजस्ट नहीं करेगा, एंड हॉर्स रेस मेंटेन को सिर्फ हॉर्स रेस मेंटेन का ही लॉस एडजस्ट कर सकता है प्रॉफिट, और कोई प्रॉफिट लॉस एडजस्ट नहीं करेगा। अब बात करेंगे सर इंटर हेड एडजस्टमेंट का 71, लॉस अंडर वन हेड ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम एक्सेसिबल अंडर एनी अदर हेड। मतलब दोनों अलग अलग हेड एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस लॉस, अगर आपका बिजनेस में लॉस है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस लॉस को हाउस प्रॉपर्टी के साथ एडजस्ट किया जा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट है, बिजनेस में लॉस है, एडजस्ट हो सकता है। मतलब हाँ, मतलब जरूरत पड़ने से ये पॉसिबल है। बट सर इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है? जैसे बिजनेस के साथ बिजनेस इनकम को आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ एडजस्ट कर सकते हो, बिजनेस लॉस को, ठीक है। लेकिन आप एक्सेप्शंस ध्यान से देखना कि लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर योर सैलरी। इनका तो कभी नहीं बनता सर, बीपी के साथ सैलरी का कभी नहीं बनता, ये कभी एडजस्ट नहीं करेगा, कभी नहीं। बिजनेस एंड प्रोफेशंस का कोई लॉस है, उसको सैलरी के साथ एडजस्ट होता ही नहीं है, ठीक है, कभी नहीं होगा। तो सैलरी एंड बीपी कभी एडजस्ट नहीं करता। लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, आपको अगर कैपिटल गेन का लॉस है, ये कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द हेड अदर हेड। मतलब कैपिटल गेन का लॉस को कोई भी हेड एडजस्ट नहीं करता, सैलरी बीपी एडजस्ट नहीं करता, कैपिटल गेन का लॉस को कोई भी हेड एडजस्ट नहीं करता सर, कोई भी हेड, एनी अंडर एनी अदर हेड कोई भी हेड एडजस्ट नहीं करता। स्पेकुलेशन लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर स्पेसिफाइड 35 एडी एंड लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर द एनी अदर हेड। मतलब लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ 35 एडी एंड मेंटेनिंग एंड रिसोर्स का जो भी लॉसेस है वो कोई भी हेड एडजस्ट नहीं करेगा, बिजनेस का कोई भी हो, ये सिर्फ अपने हेड में एडजस्ट होता है, किसी और के साथ एडजस्ट हो ही नहीं सकता। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर, ये थोड़ा याद रखने वाला है। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस है ना, तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख।
अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हुआ है कि दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के साथ आप एडजस्ट करना चाहते हो या किसी और हेड के साथ, हाउस प्रॉपर्टी के साथ तो हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट हो ही जाएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट अप अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ, मतलब चाहे बीपी हेड हो चाहे सैलरी हेड हो, ओनली 2 लाख तक एक्सटेंड कर सकते हैं। द रिमेनिंग लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 लाख छोड़ के बाकी सिर्फ आपको हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही करने के लिए मिलेगा सक्सेडिंग ईयर्स में, उस ईयर में नहीं, नेक्स्ट ईयर से। बोलो सर, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। लॉसेस विच कैनॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड, किस तरह का लॉसेस कभी भी आपको कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने को नहीं मिलता है? ये तो बहुत कॉमन सेंस है सर। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, गैम्बल वाला चीज तो कभी एडजस्ट करने को नहीं मिलेगा। बेटिंग, कार्ड गेम्स नहीं मिलेगा। लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्स, जैसे कि शेयर ऑफ लॉस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एग्जेम्प्टेड होता है ना पार्टनर के हाथ में, तो लॉस फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर बिजनेस इनकम। एग्जेम्प्ट सोर्स का लॉस किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता, और लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स किसी के साथ एडजस्ट नहीं करता। तो ये तो एकदम गांठ बांध लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर, आपको समझ में आ भी रहा है। अच्छा, मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड मैनर ऑफ सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉसेस, मतलब आप कितना देर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस को, एंड मैनर ऑफ सेट ऑफ बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ सेक्शन से, जैसे कि सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 इस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। नेचर ऑफ लॉस, जैसे कि डेप्रिसिएशन भी तो एक नॉन कैश लॉस है ना, नॉन कैश लॉस मतलब कैश नहीं निकलता पर लॉस तो आपका होता है सर एसेट का। तो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है, इनकम अगेंस्ट विच द ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कैन बी सेट ऑफ, इनकम अंडर एनी अदर हेड अदर देन सैलरी। डेप्रिसिएशन का जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का जो लॉसेस है, मतलब जिसको किसी के साथ अभी भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, वो सैलरी छोड़ के, एक्सेप्ट सैलरी, वो बाकी हर एक हेड के साथ एडजस्ट कर सकता है। पीरियड क्या है सर, मैक्सिमम कितना दिन तक आप इसको एब्जॉर्ब करा सकते हो या कैरी फॉरवर्ड करा सकते हो लॉस को? इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड, कोई डेफिनिट पीरियड नहीं है सर, अनलिमिटेड तक आप कर सकते हो, जितना देर तक आपका वो सब बिजनेस इनकम चलता जाएगा। 71B में बात करें सर, 71B अनएब्सॉर्ब लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का कुछ अनएब्सॉर्ब लॉस है, ये किसके साथ एडजस्ट होगा? ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही एडजस्ट होगा। कितना देर तक एडजस्ट होगा सर? अप टू 8 असेसमेंट ईयर, सक्सीडिंग 8 असेसमेंट ईयर तक आप वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकते हो। 72 अनएब्सॉर्ब बिजनेस लॉसेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस लॉसेस के साथ ही जाएगा, नॉर्मली 8 असेसमेंट ईयर तक जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशंस बिजनेस, ये भी स्पेकुलेशंस के साथ ही जाएगा, 4 असेसमेंट ईयर तक आप इसको मेंटेन कर सकते हो। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD, वो अपने ही स्पेसिफाइड के साथ ही जाएगा, ये भी इनडेफिनिट पीरियड तक जा सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ जाएगा 8 असेसमेंट ईयर तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ये देखो सर बड़ा अच्छे से बोला है, जो भी हम लोग बात कर रहे थे, शॉर्ट टर्म तुम दोनों के साथ जा सकते हो, शॉर्ट टर्म के साथ भी जा सकता है, एडजस्ट कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के साथ भी एडजस्ट कर सकता है। टाइम कितना है सर? लिमिट अप टू 8 असेसमेंट ईयर, ठीक है। 74A लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ये सिर्फ हॉर्स रेस के साथ ही एडजस्ट कर सकता है, 4 असेसमेंट ईयर। मतलब सर एक चीज तो आप गांठ बांध लो कि नॉर्मल केस में 8 साल, और ये गैम्बलिंग, स्पेकुलेशंस, हॉर्स रेस, ये सब के केस में 4 मंथ, और आपका अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के केस में 32 सबसेक्शन 2 के केस में इंडेफिनिट पीरियड, एंड आपका स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में इंडेफिनिट पीरियड। नॉर्मली 8, सब कुछ 8 ही है, सिर्फ स्पेसिफाइड एंड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के केस में इंडेफिनिट पीरियड है, और बाकी स्पेकुलेशंस वाला जो भी है, गेमिंग वगैरह, मेंटेनिंग हॉर्स रेस वगैरह, वो सब 4 साल का ही असेसमेंट ईयर तक एडजस्ट करने को मिलता है। थोड़ा लॉजिकली पढ़ोगे तो याद रह जाएगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेटअप का ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस कैसा होता है? ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस कैसा होता है? जैसे current year depreciations, current year capital expenditure on scientific research, and current year expenditure on family planning to the extent allowed. Okay, brought forward loss from business profession, section 72 subsection 1. Unabsorbed depreciation, third point पे 32 subsection 2. Unabsorbed capital expenditure on scientific research 35 subsection 4, and unabsorbed expenditure on family planning section 36 1 clause 9. ठीक है, तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ लॉसेस करना पड़ता है। मतलब पहले डेप्रिसिएशन को ऑर्डर ऑफ लॉस पे सेट ऑफ लॉस देखो, पहले डेप्रिसिएशन,
फिर करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च होगा तो इस तरह को लो, और फैमिली प्लानिंग वाला है तो उसको एक्सटेंड अलाउड करो। फिर आप बॉट फॉरवर्ड ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस को लो, फिर आप अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को लगाओ, फिर अनअब्सॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को लगाओ, और फिर अनअब्सॉर्ब एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग को लगाओ। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हो। एज पर सेक्शन 80, filing of loss return under section 139 subsection 3 within the due date specified under section 139(1) is mandatory for carry forward of the above losses except loss from house property and unabsorbed depreciation। ठीक है, ये बताते हैं। बस सर, कुछ MCQs है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, प्लीज जरूर इसको देख लो। ठीक है, जरूर इसको देख लो। समझ में आ जाएगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह से रेडी करोगे, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कतें होगा। ऐसे प्रिया देख रहा था मैं, एग्ज़ाम अच्छा ही दे रहे हो। ओके, समझ में आया सर? सर चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख ही लेते हैं। जो भी इतना देर से पढ़े क्या मतलब निकलता है उसका। क्वेश्चन 10, Mr. P, a resident individual, furnishes the following particulars of his income and other details for the previous year 2021. इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट किया हुआ है सर, आपको अलग से कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है। इधर 18,000 का। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 70,000 का। इनकम फ्रॉम बिजनेस 80,000 का। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 12,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 15,800 का। लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्स 9,000 का। लॉस ऑन गैम्बलिंग 8,000 का। Depreciation allowable under Income Tax Act 1961 comes to 8,000, for which no treatment is given above. The other details are unobserved depreciations and brought forward of losses pertaining to unobserved depreciations बोला है 9,000, loss from speculative business 16,000, short term capital losses 7,800। और कुछ कहा है? आपको बस इतना पूछा गया है कि कंप्यूट करके बताओ gross total income of Mr. P for the assessment year 2021 and the amount of loss that cannot be carry forward, that can or cannot be carry forward। मतलब कितना लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और कितना लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सिंपल है सर। सबसे पहले क्या करना है, आपको सारा का सारा इनकम पता है, कैलकुलेशन सारा का सारा किया हुआ है। अगर नहीं रहेगा तो आपको अलग अलग हेड के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा लंबा सम्स रहेगा तो ऐसा होता है। इनकम फ्रॉम सैलरी 18,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी NAV दिया हुआ था, है ना सर, याद होगा आपको। नेट एनुअल वैल्यू 70,000 का, लेकिन सर एनुअल वैल्यू से आपको डिडक्शंस करने को मिलता है ऐसे सेक्शन 24 के हिसाब से 30%, याद है ना सर? ये वाला समझ में आया सर? डिडक्शंस 24 के हिसाब से 30%। रोशनी, प्रिया, तो 21,000 चला गया, तो आपका हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू 49,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस पे अगर मैं बात करूं, इनकम फ्रॉम बिजनेस 80,000, जिसमें करंट ईयर डिप्रिसिएशन कितना बोला था देख लो एक बार। डिप्रिसिएशन रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें थी यहाँ पर। डिप्रिसिएशन अलाउएबल अंडर सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 कम्स टू 8,000 फॉर विच नो ट्रीटमेंट इज गिवन अबव। तो 80,000 का बिजनेस इनकम है, 8,000 का डिप्रिसिएशन है, तो 72,000, और अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी कुछ था 9,000 का। तो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रहा है 63 का। लेकिन सर आपका इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस भी है, जिसमें आपका 12,000 का स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम है। वहां से अगर आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है, लॉस भी देके रखा है आप देखो यहाँ पर, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 12,000 और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस 16,000। स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम कितना किया सर? 12,000 का, और स्पेकुलेटिव बिजनेस का ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस, पुराना लॉसेस है 16,000 का। तो जस्ट टेल मी कि 12,000 के लॉस के साथ क्या 16,000 एडजस्ट होगा या 12,000 ही एडजस्ट होगा? 12,000 एडजस्ट होगा, बाकी नेक्स्ट। वेरी गुड सर। तो 12,000 इस साल में एडजस्ट कर लोगे। बैलेंस लॉस ऑफ 4,000 कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। और कितना दिन तक जा सकते हो भाई? स्पेकुलेटिव बिजनेस है, 4 साल तक जा सकते हो, है ना? यस सर। ओके, तो फिर ये नील हो गया यहाँ पर। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में अगर बात करूं मैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड था 15,800 का, और ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस आपका था, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस था आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 7,800 का। लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म जाता है ना? लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म जाता है कि नहीं जाता? जाता है सर। जाता है, तो आप आराम से लेस कर सकते हो। तो 15,800 से 7,800 चला गया, तो कितना होता है सर? 8,000 का। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हुआ आपका? 1,38,000 का। अब आपको यहाँ पर पूछा कि अमाउंट ऑफ लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर आपको
क्या क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस जो आपका सेक्शन 73 के तहत 4000 का बाकी अमाउंट है वो आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड लॉस ऑन मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्स टू बी कैरी फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 74A जो आपका इस साल में लॉस हुआ है जो नेक्स्ट ईयर तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ये 9000 का अमाउंट। ये लॉस ऑन मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स इस साल का लॉस है 9000, ये आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो आप 4000 का कैरी फॉरवर्ड करोगे जो पुराना बाकी है और 9000 का कैरी फॉरवर्ड करोगे इस साल का। लॉस ऑन गैम्बलिंग कैन नाइदर बी सेट ऑफ और नॉर बी कैरी फॉरवर्ड। गैम्बलिंग का लॉस सेट ऑफ भी नहीं होता और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता, तो याद रखिएगा सर। स्पेसिफाइड लॉसेस होता है सर, हॉर्स रेस भी होता है, बट ये गैम्बलिंग वाला कभी सेट ऑफ भी नहीं होता और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। As per section 74A subsection 3, the loss incurred on maintenance of resource cannot be set off against income from any other source other than the activity of owning and maintaining resource. Such loss can be carried forward for a maximum period of 4 साल. And speculative business can be set off only against income from speculative business on the current year, and the balance loss can be carried forward on 2021-22. It may be noted that speculation loss can be carried forward for a maximum of 4 years as per section 73 subsection 4. जो भी प्रोविजंस था, प्रोविजंस के साथ साथ आपने पूरा का पूरा चीजें देख भी दिया। तो इसी तरह का क्वेश्चंस होते हैं सर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड से। आपको मैं बाकी क्वेश्चंस जो भी है ना एक बार प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं आपको नोट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, प्लीज देख लेगा ना सर, हो जाएगा। हेलो, यस सर। ज्यादा कुछ नहीं है सर, प्रोविजंस तो पूरा पता ही हो गया, तो फिर बाकी चीज में तो कुछ है ही नहीं, आप एक बार गो थ्रू करोगे हो जाएगा। दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा। बोलो, समझ में आया प्रिया, रोशनी? ओके, एक सेकेंड होल्ड कर। एक सेकंड से रुको, 2 सेकंड। प्रिया देख लो, तुम्हारा मार्जिनल रिलीफ का जो डाउट था ना वो मैं एक बार बता देता हूँ। ये मैं पहले ही क्लास में सॉल्व कराया था कि नहीं कराया था शिवम, रोशनी? हाँ सर 50 लाख तो काम ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है प्रिया आप भूल गए। अच्छा देखो प्रिया, सारचार्ज, पहले सारचार्ज समझना पड़ता है, फिर हम आपको मार्जिनल रिलीफ समझाएंगे। तो ऐसे सारचार्ज तो कब लगता है सर, आप सबको पता भी है कि द रेट्स ऑफ सारचार्ज एप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और एज फॉलोज। वो तो रेट आपको पता चल ही जाएगा, मैम ने आपको ऑलरेडी कैप्सूल में रेट वगैरह दे के रखा। बस बेसिकली आप इतना याद रखो, इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए जब टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करता है, ग्रेटर देन 50 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है, 50 लाख क्रॉस कर जाएगा बट लेस देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है, तो वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, सारचार्ज इज पेबल एट द रेट ऑफ 10%। तब उसको 10% का सारचार्ज देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स। सारचार्ज का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टैक्स of income tax computed in accordance with the provision of subpara 1 para 4.1 और section 111A और section 112 और section 112A। अब ये तो रहा सारचार्ज। अब इस केस में इसको मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है, ऐसा केसेस में मार्जिनल रिलीफ भी मिल सकता है। मार्जिनल रिलीफ में क्या होता है,
कि marginal relief is available in case of such persons having a total income exceeding 50 lakh, that is the total amount of income tax payable together with surcharge. Total amount of income tax payable together with surcharge on such income should not exceed the amount of income tax payable on total income of 50 lakh by more than the amount of income that exceeds 50 lakh. मैं आपको क्वेश्चंस करा के समझाता हूँ दोनों पॉइंट, तो फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगा. क्वेश्चन दिख रहा है? देखो तो, ये मैं पहले कराया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ. प्रिया दिख रहा है क्वेश्चन? सर दिख रहा. कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर ए, जिसका एज है 42 का, हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51 लाख. इनकम क्या है सर? 51 लाख जा रहा है, मतलब 50 लाख क्रॉस कर रहा है. ऐसे नॉर्मल लिमिट क्या है आप सबको पता है, अप टू 2.5 एट द रेट ऑफ नील, ग्रेटर देन 2.525. एक्चुअली ना ये जो पेज में लिख रहा हूँ ना, इसमें ना प्रॉपर लिखा नहीं होता, तो थोड़ा बहुत आप समझ लो, आप जानते हो. 2.5 लाख से 5 लाख का एट द रेट ऑफ 5%, 5 लाख टू 10 लाख क्या है सर? एट द रेट ऑफ 20, एंड ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30. ये तो रूल आप लोगों को पता है, ठीक है. तो उसके बाद आप टू 50 लाख तक ये 30% का रूल ही लगता है, बट 50 लाख क्रॉस करते ही ना एक्स्ट्रा सरचार्ज भी आ जाता है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? कंप्यूट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर क्या है? 1920. तो टैक्स एप्लीकेबल पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज ऑन टोटल इनकम बिकॉज 51 लाख का है. तो आपका मेनली ध्यान क्या देना है? 2.5 लाख से 5 लाख का क्या है? 5%. 5 लाख से 10 लाख क्या है? 20%. एंड 10 लाख से 51 लाख कितना है? 30%. समझ में आया कुछ? ये 12,500, ये 1 लाख और ये 12,30,000. क्लियर है प्रिया? ये तीनों कैलकुलेशन बहुत बार कर चुके हो. क्लियर है ना ये तीनों कैलकुलेशंस? क्लियर है. अब देखो कि इनको टोटल करो, तो ये 12,30,000, 1 लाख एंड 12,500, तो कितना हो जाएगा? 13,42,500 है ना. 13,42,500, 13 लाख 13,42,500 का टोटल होगा. इसके ऊपर आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ता है 10%, जो अमाउंट इसके ऊपर 10% करने से हो जाएगा 1,34,250. टोटल मिला के हो जाता है आपका 14,76,750, 14,76,750. टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम. अब आपको क्या करना है? ये था पॉइंट ए. पॉइंट बी में क्या करना है? टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ 50 लाख. 50 लाख तक का आपका कितना होता है? मतलब ये तो 51 लाख का आपका टैक्स अमाउंट हो गया. अगर आपका इनकम 50 लाख तक होता तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता? सिंपल है, 2.5 लाख से 5 लाख तो 12,500 होता ही. 5 लाख से 10 लाख का 20% 1 लाख भी होता. और ये 10 लाख से 51 के बदले क्या हो जाता सर? 10 लाख से 51 के बदले में क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा ना. हाँ. रोशनी एंड प्रिया समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर, वो 50 हो जाता. 50 हो जाता. तो फिर कितने का गैप है? 40 लाख का गैप है. 40 लाख में 30% लगाओगे तो कितना होगा? 12 लाख होगा कि नहीं होगा? 12 लाख. तो सबको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 13,12,500, मतलब 12,500, 1 लाख एंड 12 लाख. तो 12 लाख, 1 लाख 12,500, 13 लाख 12,500. तो यहां पर आपको देखना है कि 51 लाख के लिए आपने कितना एक्स्ट्रा टैक्स पे किया, बिकॉज सरचार्ज था 51 लाख पे. तो आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया. 14,76,000 से आप 13,12,500 को हटा दो, ए माइनस बी, तो 1,64,250. अब आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा. ये मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलेगा? 1,64,250 जितना आपका हुआ है, इससे आप एक्स्ट्रा कितना अमाउंट था आपका? 1 लाख का था. 50 से 51 लाख कितने का गैप है? 1 लाख का. तो एक्स्ट्रा 1 लाख के लिए आपने एक्स्ट्रा पेमेंट किया था. तो 164,250 से अब 1 लाख बीइंग द अमाउंट ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 50 लाख, वो अमाउंट आप लेस करो. तो ये जो 64,250 है ना, दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ. दिस इज योर मार्जिनल रिलीफ. तो अल्टीमेटली आपको टैक्स कितना करना देना पड़ेगा? ये जो आपका ए है, दैट इज 14,76,750 है, उससे आप ये अमाउंट को लेस कर दो, तो 14,12,500 आपका हो जाएगा टैक्स पेबल, और आपका मार्जिनल रिलीफ का अमाउंट हो जाएगा 64,250. प्रिया समझ में आया? हाँ सर, आ गया. ठीक है. इस तरह से
सिर्फ एक वाला नहीं सर, दूसरा भी है। मतलब ये क्वेश्चंस आपके पास अगर नहीं है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको ये नोट्स शेयर करता हूँ। ये बेसिक नोट्स में ही है, एकदम स्टार्टिंग बेसिक नोट्स में ही है। अगर बाई चांस आपसे हरा गया तो आप मुझसे मांग लो। यहाँ पर ना और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करना, जिसमें आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ का भी है, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा बट 2 करोड़ से कम, उस केस में आपका सरचार्ज अमाउंट 15% हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा भी है जिसमें आपका अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम है, तब आपका सरचार्ज अमाउंट 25% हो जाएगा, ठीक है। और एक केस है कि जिसमें आपका इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है, तब आपका सरचार्ज अमाउंट 37% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हर एक केस पे मार्जिनल रिलीफ को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। सभी का कैलकुलेशंस भी दिया हुआ है, आप एक बार बस गो थ्रू कर लो, समझ में आ जाएगा। और अगर कंपनी का केस में भी देखोगे तो कंपनी का भी आप समझ में आ जाएगा आपको कि उसको क्या क्या मार्जिनल रिलीफ वगैरह मिलता है। इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, वो थोड़ा थियोरेटिकल है, एक बार बस देख सकते हो, ठीक है। आया सर समझ में? हाँ सर। ओके, ये नोट्स अगर नहीं है तो मुझे एक बार पिन कर दो, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट का नोट्स है, होना चाहिए बट नहीं है तो कोई बात नहीं। ओके सर, तब इनकम टैक्स तो मेरे तरफ से सब कुछ ही हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है सर। और कुछ मैं टेस्ट के लिए रेडी करता हूँ आप लोगों को। हाँ ओके सर। ठीक है, अब सिर्फ टेस्ट देना है एज पर इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस, जैसे जैसे होगा वैसा ही। और अगर कुछ क्लास देना है तो मैं वो भी क्लासेस अरेंज करके दे दूंगा, डोंट वरी, या फिर रिकॉर्ड करके दे दूंगा, आप देख लेना। एज सच जो भी टॉपिक्स था आप लोगों का सारा कवर हो चुका है। ये कुछ बचा कचा फिनिशिंग टच था आज वाला, तो फिनिशिंग टच भी दे दिए। बस अभी आपको कुछ एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करते जाना है, और कुछ क्वेश्चंस भी मैं देते जाऊंगा, मैथ्स वगैरह सारा का सारा चैप्टर का आप सॉल्व करते जाना और मुझे बताते जाना कि सर ये दिक्कतें आ रहा है, वो दिक्कतें आ रहा है। जो भी दिक्कतें होगा मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, ठीक है सर। क्लियर हुआ ना सबको? है दादा। ओके ठीक है शिवम, ठीक है ना? चलो अभी सिर्फ टेस्ट अरेंज करूंगा और सिर्फ टेस्ट देते चलो, ठीक है। और अगर नीड होगा तो मैं क्लास भी दे दूंगा, ठीक है। अगर किसी टॉपिक में बड़ा दिक्कतें होगा तो मैं क्लास भी अरेंज करूंगा। ओके चलो फिर बाय। सर ओके टाटा दादा टाटा। टाटा।